नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि 17 और 18 जनवरी को आपका IBAC-IO का एग्ज़ाम था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो उनमें से आपके प्रत्येक दिन 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, यानी कि टोटल 8 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में आपके करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन और जीके जीएस से 20 क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे, यूपीएससी लेवल तक के पूछे गए थे। तो उन सभी क्वेश्चन को आप अगर देख लेते हैं तो आपके आने वाले भी जो एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी आपका TCSC कंडक्ट कराया था, और आपके जो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं SSC वगैरह के, वो आपका TCSC कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को देखिएगा, खासकर करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सभी प्रश्नों के साथ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डाल दिया है, PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि करंट अफेयर्स का होगा। पहला जो प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रोजेक्ट उद्भव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार कथन इसमें तो 3 कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन दिया गया था कि प्रोजेक्ट उद्भव को राजनाथ सिंह ने प्रारंभ किया है। दूसरा था कि यह प्रोजेक्ट अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया है। और तीसरा था कि ये वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ समामेलित करने के लिए भारतीय सेना की एक पहल है। ठीक है, तो इनमें से जो आपका तीनों कथन दिया गया था, तीनों कथन आपका सही था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल कथन 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या कथन 3 या सभी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर था, सभी कथन जो कि सही है। प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में जब हम लोग पढ़ें तो प्रोजेक्ट जो उद्भव है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान ये जो कि इसका शुभारंभ किया गया था प्रोजेक्ट उद्भव का। प्रोजेक्ट जो उद्भव है भारतीय थल सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया यानी कि USI के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। इसके अलावा इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना है। इसके अलावा यह परियोजना शासन कला, रणनीतिक विचारों के क्षेत्र में भारत के समृद्ध ऐतिहासिक आख्यानों का पता लगाने का प्रयास करती है। इसके अलावा उद्भव, जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, हमारे राष्ट्र के पुराने धर्म ग्रंथों और लेखों को समाहित करता है। ठीक है, इसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस साउथ जोन चैंपियंस 2023 के संबंध में निम्नांकित कथन पर विचार करना है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से जो 3 कथन दिए गए हैं आपके हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस साउथ जोन चैंपियनशिप 2023 से संबंधित, इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है। ठीक है, आपसे सही कथन ही पूछा गया था। सही कथन के विषय में आपको यहाँ पर लिखा गया था कि इस पहला जो कथन है वो पूछा गया है कि यह इस तरह के टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण था। ठीक है, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि इस आयोजन में हॉकी आंध्र प्रदेश ने 12 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा अगला है कि तमिलनाडु की हॉकी यूनिट ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, 4 कथन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, सभी सही है। केवल कथन 3 सही है, केवल कथन 2 और 3 सही है, और केवल कथन 2 सही है। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 था। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कथन 2 और 3 तो आपका सही है, लेकिन जो कथन 1 है वो आपका गलत है। तो गलत क्यों है इसको जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग चलिए हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन्स साउथ जोन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में सारे फैक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया दूसरा संस्करण जो कि ये आपका पहला ही संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था, तो पहला ही संस्करण था। ठीक है, इसके अलावा इस प्रतियोगिता में मेजबान छत्तीसगढ़ समेत देश के 14 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था। मध्य प्रदेश ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो कि जीता है। तो जीता किसने है, तो मध्य प्रदेश ने जीता है। इसके अलावा सब जूनियर पुरुष वर्ग में हॉकी मध्य प्रदेश ने दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव हॉकी को 8-1 से हराकर खिताब जीता था। यानी कि रनअप कौन था, तो रनअप था आपका दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। इसके अलावा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ हॉकी तीसरे स्थान पर रहा था। चैंपियनशिप में हॉकी मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ हॉकी को 3-1 से हराकर सब जूनियर महिला वर्ग का खिताब जीता है। हॉकी महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अरुणोदय 2.0 जो योजना है
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो अरुणोदय योजना था वो आपका असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो अरुणोदय जो 2.0 हो, ये भी योजना आपका असम के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने राजधानी के असम हाउस से अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत की है। इस योजना के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस योजना में 10.50 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। सरकार की लक्ष्य इस योजना में 35 लाख महिलाओं को जोड़ने का है। वहीं जिनके पास भूमि, बड़े घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अधिकांश सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ चल या अचल संपत्ति है तो उन्हें भी स्कीम से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा योजनाओं में विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता है जो कि दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर आपको चैट बोर्ड दिया गया है और कंपनी का नाम दिया गया है कि इसमें से कौन सा चैट बोर्ड कौन से कंपनी का है। ठीक है, तो देखिए पहला आपका क्यू चैट बोर्ड है। क्यू चैट बोर्ड की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका इसको लॉन्च किया था आपका अमेजन ने। किसने लॉन्च किया था? अमेजन ने लॉन्च किया था। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है चैट जीपीटी, इसको किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया था दोस्तों आपका ओपन एआई ने। किसने किया था? ओपन एआई ने किया था। इसके अलावा जो बार्ड चैटबॉट है इसको लॉन्च किया था आपका गूगल ने। ठीक है, इसके अलावा 6 स्काई को लॉन्च किसने किया है? तो इंडिगो ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? इंडिगो ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर था ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी है। ठीक है, तो भाई बहन की जोड़ी पूछा गया था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन था और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन भी था। तो इसका राइट आंसर वैशाली रमेश बाबू और आर प्रगनंदा इसका राइट आंसर था। ठीक है, भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली और उनके भाई आर प्रगनंदन के साथ दुनिया की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बन गई है। वैशाली स्पेन के एल लोब्रेगाट ओपन में ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाली देश की तीसरी खिलाड़ी बनी है। इसके अलावा वैशाली ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि कब किया था? तो कोई डेट होगा, डेट अभी याद ही है, को 2500 येलो रेटिंग अंक पार करने के बाद हासिल किया है। वो देश की 84वां ग्रैंड मास्टर बनी है। कोनेरू हम्पी और डी हरिका भारत की 2 अन्य महिला ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी है। ठीक है, इसी एक तीसरी आपकी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जनवरी 2023 में नए DGCA प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नए DGCA के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था विक्रम देवदत्त को। तो इसका राइट आंसर आपका विक्रम देवदत्त हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 21 जनवरी 2023 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में विक्रम देवदत्त को नियुक्ति की मंजूरी दी थी। इसके अलावा हाल में कुछ नियुक्तियां हुआ है, जैसे कि सीबी जॉर्ज को वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं और 16 जनवरी 2023 को मार्शल द्वीप गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मेटा ने जनवरी 2023 में भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में टाटा CLIQ के पूर्व CEO विकास पुरोहित की नियुक्ति की है। इसके अलावा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने 4 साल के कार्यकाल के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव का कार्यभार है जो कि संभालेंगे। इन सभी नियुक्तियों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम NCAP में फ्रंटल ऑफसेट परीक्षण डैश की गति से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 60 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर है। आपका जो कार मूल्यांकन कार्यक्रम है NCAP, इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने क्रैश परीक्षण कारों के लिए एक स्वदेशी स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू की है। नए प्रणाली के तहत वाहनों को टकराव में उनकी सुरक्षा का संकेत देने वाले 1 से 5 सितारों के बीच आवंटित किया गया है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NCP नामक रेटिंग प्रणाली स्वैच्छिक होगी और 1 अक्टूबर 2023 से यह लागू होगा। पहले 2 मापदंड की गणना 3 अलग अलग प्रकारों के परीक्षणों की सहायता से किया जाएगा। एक फ्रंटल ऑफसेट परीक्षण, जहां एक वाहन को 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया जाता है और 40% ओवरलैप के साथ एक विकृत बाधा में चलाया जाता है जो आने वाले वाहन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ये समान वजन की 2 कारों के बीच दुर्घटना को भी दोहराता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। यानी कि मित्र शक्ति 2023 जो आपका हुआ था
युद्धाभ्यास, उसके विषय में आपको बताना है। पहला दिया गया है कि यह एक आपका नौसैनिक अभ्यास था। दूसरा दिया गया है कि यह भारत और श्रीलंका का संयुक्त अभ्यास है। तीसरा दिया गया है कि यह अभ्यास 16 से 29 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। और चौथा कथन भी दिया गया है कि इसका उद्देश्य एक दूसरे के प्रचालन, रणनीतियों और रण कौशल की गहन समझ को सुदृढ़ बनाना है। ठीक है, तो 4 कथन में से 2 कथन आपका सही था और सही कथन आपसे पूछा गया था। कथन नंबर 2 सही था और कथन नंबर 3 सही था, यानी कि मित्र शक्ति 2023 है जो कि आपका भारत श्रीलंका का ही संयुक्त अभ्यास है और ये 16 से 29 नवंबर तक आयोजित किया गया था। बाकी 2 कथन गलत क्यों हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो पहला तो आपका संयुक्त सेना अभ्यास है जो कि 9वां संस्करण था, जो कि पुणे में आयोजित हो रहा है और यह हो चुका है और 16 से 29 नवंबर 2023 तक ये चला था। भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो आपका मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो कि करेगा और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व आपका 53 इन्फेंट्री डिवीजन है जो कि करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, सैन्य अभ्यास है, यहाँ आपका नौसैनिक अभ्यास लिखा गया था, इस कारण ये जो कथन है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2023 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो 2023 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो दोस्तों आपका 8वां है, तो इसका राइट आंसर 8वां हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की बात करते हैं तो नवंबर 2022 में जर्मनी स्थित जर्मन वांच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023 की सूची है जो कि जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी का जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो आपका जारी किया जाता है उसका उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही उसे जलवायु संरक्षण प्रयासों एवं अलग अलग देशों के द्वारा की गई प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा प्रमुख तथ्य की बात करेंगे तो ये सूचकांक 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन के आधार पर जारी किया गया है। नवंबर 2022 में COP 27 में जारी CCPI की नवीनतम रिपोर्ट में डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को को केवल 4 ऐसे 4 छोटे देश के रूप में दिखाया गया है जो क्रमशः भारत से ऊपर चौथे, पांचवें, छठे और 7वें स्थान पर हैं। ठीक है, किसी भी देश को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान नहीं दिया गया है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत का स्थान था 8, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा स्वीडन का स्थान था 5वां, चिली का था 6ठा, मोरक्को का था 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं। तो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 की बात करेंगे तो पहला जो कथन दिया गया है कि राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं की 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन आपका दिया गया है कि यह संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है और तीसरा कथन है कि इस अधिनियम के द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा जिसे भविष्य में बढ़ाया भी जा सकता है। अगला है कि इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 330A प्रविष्ट किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन है आपका 1, 2 और 4। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 4 जो कथन दिया गया है यह आपका सही है। ठीक है, और गलत जो कथन है वो आपका है कि इसे 10 वर्षों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इसमें ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि इसमें 10 वर्षों का ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो नारी शक्ति जो अधिनियम 2023 है, ठीक है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस बिल को मंजूरी है जो कि दिया गया है। विधेयक को 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदन के द्वारा पारित संविधान 128वें संशोधन विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसे आधिकारिक तौर पर संविधान 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे विधेयक पूछेगा तो 128वां और संशोधन पूछेगा तो 106वां। नारी शक्ति अधिनियम कहा जाने वाला यह अधिनियम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है, जो नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय न्याय संहिता वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा टू रिप्लेस, यानी कि भारतीय जो न्याय संहिता है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया था। तो यह आपका इंडियन पिनल कोड को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था। ठीक है,
केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए हैं जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव का प्रस्ताव करते हुए 3 विधेयक भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे जिससे कि हम लोग हिंदी में वैश्विक नवाचार सूचकांक के नाम से जानते हैं। तो 23 में भारत का स्थान था 40वां, तो इसका राइट आंसर आपका 40 हो जाएगा। ठीक है। 132 देशों की सूची में भारत का स्थान था 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निसार के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। निसार की बात करेंगे तो 4 कथन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि पृथ्वी के प्रेक्षण के लिए सूक्ष्म तरंग सुदूर संवेदन उपग्रह है, बिल्कुल सही है। अगला है ये भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है, ये भी सही है और इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, ये भी कथन आपका सही है और इसे भारत के GSLV पर लॉन्च करने का लक्ष्य है, ये भी कथन सही है। यानी कि सभी कथन आपका सही है। ठीक है। निसार के संबंध में कुछ बातें हैं जैसा कि इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च होने वाला है। निसार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अनुसार निसार नासा के सहयोग से बनाई जा रही एक लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला है। ठीक है। बाकी और भी बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है। अगर आप SSC की तैयारी कर रही हैं बाकी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ये 90 दिवसीय उपग्रह कमीशनिंग अवधि के लिए शुरू होगा और ये 3 साल का मिशन हर 12 दिन में पृथ्वी की सभी भूमि और बर्फ से ढके क्षेत्रों का जांच करेगा। उम्मीद है कि उपग्रह कम से कम 3 साल तक काम करेगा। ठीक है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क के द्वारा संगीत शहर के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है। तो संगीत शहर के रूप में मान्यता दिया गया है आपका ग्वालियर को। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर है, ग्वालियर। इसके अलावा यूनेस्को ने विश्व शहर दिवस के अवसर पर भारत के 2 शहरों को शामिल किया है। केरल में स्थित एक शहर है कोझिकोड, उसको साहित्य का शहर के रूप में मान्यता दिया है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में मान्यता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के संबंध में निम्नांकित कथन पर विचार करना है। 4 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। दूसरा कथन है कि इसका उद्घाटन आपका 20 अक्टूबर 2023 को किया गया था। तीसरा है कि ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है और चौथा है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर भारत का पहला RRTS कॉरिडोर है। ठीक है। इनमें से आपको गलत कथन बताना था, ना कि सही बताना था। ठीक है। तो गलत कथन की बात करेंगे, इनमें से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, यानी कि चारों कथन अपने आप में सही है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किया गया था। साथ ही RRTS गलियारे के तहत चलने वाली पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई गई थी। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। वंदे भारत की तर्ज पर इसका नाम नमो भारत रखा गया था। प्रथम चरण में ये रेल सेवा 17 किलोमीटर लंबा होगा जो गाजियाबाद की साहिबाबाद से दोहराई डिपो के लिए संचालित की जाएगी। प्रथम चरण में आपका 5 स्टेशन होंगे। ये स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो है। अगले चरण में यह ट्रेन दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर लंबे रूट पर चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का आधारशिला रखी गई थी। इसके अलावा RRTS भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा परियोजना है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके अलावा NCRTC के द्वारा क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से संबंधित ट्रेनों को रैपिडेक्स नाम दिया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया है मियावाकी वृक्षारोपण विधि के संबंध में निम्नांकित कथन पर विचार करना है। यानी कि आपका जो मियावाकी वृक्षारोपण था उसके विषय में कौन सा कथन आपका सही है। 3 कथन आपका दिया गया था और आपको बताना था कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है। पहला कथन है कि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट क्षेत्र में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने प्रचालन क्षेत्रों में पहली बार मियावाकी पत्ती का उपयोग करके वृक्षारोपण करेगी। ये कथन बिल्कुल आपका सही है। अगला है कि मियावाकी वृक्षारोपण पत्ती की शुरुआत
90 के दशक से स्पेनिश वनस्पति शास्त्री और पादप पारिस्थितिक विशेषज्ञ श्री अकीरा मियावाकी ने किया था। ये कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि वृक्षारोपण इस तकनीकी में प्रत्येक वर्ग मीटर में स्थानीय पेड़, झाड़ियां और भू आच्छादन वनस्पतियां लगाना है, तो ये भी कथन आपका सही है। ठीक है, तो सही कथन पूछा गया था, तो 1 और 3 आपका सही है। बाकी मियावाकी वृक्षारोपण विधि क्या है, इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात में अपने हालिया एपिसोड में मियावाकी वृक्षारोपण की अवधारणा पर चर्चा की थी। उन्होंने सीमित स्थानों पर घने शहरी वन स्थापित करने की जापानी तकनीक पर प्रकाश डाला था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने केरल के एक शिक्षक रवि रामनाथ की प्रेरक कहानी का भी उल्लेख किया था, जिन्होंने मियावाकी पत्ती का उपयोग करके भूमि के एक बंजर टुकड़े को विद्यावनम नामक लघु वन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मियावाकी पत्ती के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी है। इस पद्धति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो दूसरा कथन आपका गलत था, वो क्यों गलत था? ठीक है, यहाँ पर लिखा गया था स्पेनिश वनस्पति शास्त्री, बल्कि जो अकीरा मियावाकी है इनका संबंध था जापान से। ठीक है, इसलिए यह आपका कथन गलत था। इसके अलावा यह कार्यविधि 1970 के दशक में विकसित किया गया था और यहाँ पर लिखा गया था 1990 के दशक में। ठीक है, इसलिए भी यह कथन आपका गलत हो गया था, जिसका मूल उद्देश्य भूमि के एक छोटे से टुकड़े के भीतर हरित आवरण को सघन बनाना था। इस कार्यविधि में पेड़ स्वयं अपना विकास करते हैं और 3 वर्ष के भीतर वे अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मियावाकी पत्ती में उपयोग किए जाने वाले पौधे ज़्यादातर आत्मनिर्भर होते हैं और उन्हें खाद एवं जल देने जैसे नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुरु शिष्य परंपरा योजना को बढ़ावा देने के लिए वित्त सहायता के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो वित्तीय सहायता के अनुसार रंगमंच के क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। यह आपका संस्कृति मंत्रालय ने पूरे देश में गुरु शिष्य परंपरा रिपटरी ग्रांट को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक वित्तीय अनुदान योजना लागू करता है। इस योजना के तहत संगीत, नृत्य, थिएटर, लोक कला आदि जैसे प्रदर्शन कला गतिविधियों की सभी शैलियों में लगे नाटकीय थिएटर समूहों, संगीत समूहों, बच्चों के थिएटर, नृत्य समूह आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अनुसार कलाकारों की उम्र के आधार पर प्रत्येक गुरु शिक्षक को 15,000 रुपये प्रतिमाह और प्रत्येक शिष्य कलाकार को 2,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इन संगठनों के माध्यम से समर्थित कलाकारों की संख्या के साथ साथ रिपटरी अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन की राज्यवार वर्षवार संख्या वित्तीय राशि आपका वहाँ पर लिखा गया है, आप लोग जाकर वेबसाइट पर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार के द्वारा किए गए शांति समझौते के संबंध में कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि ये यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF मणिपुर सरकार और भारत सरकार के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो दोनों कथन दिया गया है आपका गलत है। इसके अलावा केंद्र और मणिपुर सरकार ने प्रतिबंधित मितई चरमपंथी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। UNLF मणिपुर घाटी में स्थित सबसे पुराना सशस्त्र समूह है, जो इस समझौते को क्षेत्र के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना के रूप में चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है? तो जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, बस यही योजना आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है। बाकी जो आपका योजना दिया गया है उसका संबंध नहीं है। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक विशेष क्षेत्र विकास योजना है, जिसका विकास संबंधित दोषों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहुत स्पष्ट है। सरकार ने पहली बार इस कार्यक्रम को 2008-9 में अल्पसंख्यक बहुल जिलों MCD के नाम से शुरू किया था। इस योजना के तहत पिछड़ेपन के मानदंड के संबंध में 255 अल्पसंख्यक आबादी राष्ट्रीय औसत से नीचे थी। इसका उद्देश्य संपत्ति विकसित करना, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था और इस अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान जनगणना आंकड़ों के अनुसार है, जो कि किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका, वो पूछा गया कि होयसला का पवित्र समूह जिसे
2023 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, डैश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, सऊदी अरब के रियाद में अभी हाल ही में यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 35वां सत्र है जो कि हुआ था, उसमें सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में कर्नाटक के वास्तुशिल्प चमत्कार होयसल युग के मंदिर को शामिल किया गया था। होयसलों के पवित्र समूह में 3 मंदिर शामिल हैं। एक तो आपका बेलूर में चेनाब केशव मंदिर, हसन जिले के हलेबिद में है होयसलेश्वर मंदिर, और मैसूर जिले के सोमनाथपुर में केशव मंदिर। इसके अलावा मंदिर की विशेषता अति वास्तविक मूर्तियां, पत्थर की नक्काशी है जो संपूर्ण वास्तुशिल्प सतह, एक परिक्रमा मंच, एक बड़े पैमाने पर मूर्तिकला गैलरी, एक बहुस्तरीय फ्रिज और साला की मदद की मूर्तियों को कवर करती है। होयसल वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था और उनकी राजधानी हलेबिद यानी कि द्वार समुद्रम थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपको समाप्त हो गया है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, बाकी शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे जनरल स्टडी के 20 प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे। तो जनरल स्टडीज का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, गोदावरी है, तापी है, कृष्णा नदी है, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। केवल BCD, केवल AC, केवल AB, केवल ABC, तो आपका राइट आंसर केवल AC हो जाएगा, यानी कि जो आपका गोदावरी और जो कृष्णा नदियां हैं वो आपका पूरब की ओर बहने वाली है, बाकी जो तापी और नर्मदा है वो आपका पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा आपका पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और जो तापी और नर्मदा है वो आपका पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरता है। इस बात को याद रखिएगा। पूरब की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। मुख्य नदियां जो कि पूरब की ओर बहती है उनका उद्गम पश्चिम घाट से होता है, और नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में अवसाद होता है। कई सहायक नदियां हैं वो बड़ी नहरों से नहीं बहती है, इनमें बड़ी मात्रा में पानी होता है। जो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां में नर्मदा, तापी प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और वो सेंट्रल हाइडलैंड्स से निकलते हैं और नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ज्वार नदमुख इनके मुहाने पर बनते हैं क्योंकि इनमें तलछट की मात्रा कम होती है। इनमें कई सहायक नदियां नहीं है जो गढ़ से बहते हैं, इनमें पानी की मात्रा कम होती है पश्चिम से बहने वाली नदियां में। अगला है कि उला बना निम्नलिखित में से किस धर्म का त्यौहार है। ठीक है, तो उला बना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर प्रसिद्ध त्यौहार बौद्ध धर्म हो जाएगा। उला मुख्य रूप से महायान परंपरा का पालन करने वाले बौद्ध धर्मों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। हालांकि कई थेरेवाद बौद्ध लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में इस तरह के त्यौहार मनाते हैं जो लगभग आधे महीने तक चलता है और चंद्र कैलेंडर के 8वें महीने के पहले से 15वें तक यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में जुलाई महीने के साथ मेल खाता है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट त्यौहार है, आपके IB एग्जाम पूछा गया है तो आप लोग के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उला बना त्यौहार किस धर्म से, तो बौद्ध। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के पहलू थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे। अधिक उपज देने वाली किस्म, तो ये था ही। इसके अलावा आपका अधिक बीजों का उपयोग, कृषि का मशीनीकरण ये भी था, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग ये भी था, और आपका इरिगेशन यानी कि सिंचाई तो ये भी था। ठीक है, तो हरित क्रांति का आपसे हालांकि प्रभाव पूछा गया था यानी कि लाभ ही पूछा गया था, तो चारों आपका सही था, तो ABCD इसका राइट आंसर है। हरित क्रांति की बात करते हैं तो आपका 1965-66 में यह हरित क्रांति शुरू हुआ था। भारतीय कृषि उच्च उपज वाले किस्म यानी कि HYB बीजों की पहली शुरुआत के साथ हुआ था। फसल को बढ़ावा देने के लिए इसे बेहतर कुशल सिंचाई और उर्वरक के सही उपयोगों के साथ जोड़ा गया था। हरित क्रांति का अंतिम परिणाम खाद्यान्न के मामलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इसके अलावा भारतीय कृषि में पहली बार HYB बीजों की शुरुआत आपका हरित क्रांति के समय ही हुआ था। इसके अलावा इन बीजों को गेहूं की फसल में अधिक सफलता मिली और उन क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभावी थे जहां उचित सिंचाई थी, जहां इसलिए हरित क्रांति का पहला चरण बेहतर बुनियादी ढांचों वाले राज्यों पर केंद्रित था, जैसे पंजाब और तमिलनाडु। योजनाओं को जोड़ अधिकतर गेहूं और चावल जैसे खदानों पर था। नकदी फसल कपास, जूट, तिलहन आदि जैसे वाणिज्यिक फसलें योजना का हिस्सा नहीं थी। इसके अलावा खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक को उपलब्धता और उपयोग में वृद्धि, फसलों को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति को कम करने के लिए कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का उपयोग किया गया था, और अंततः ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिल आदि से प्रौद्योगिकी और मशीनरी का शुरुआत हुआ था। ठीक है, इस देश में व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामलुक राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था। मामलुक वंश की बात करेंगे तो मामलुक वंश को 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो आपका मामलुक वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया। ठीक है, तो गुलाम वंश के विषय में आपसे पूछा गया था। ठीक है,
तो इसका जो अंत है वो आपका जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की बात करेंगे तो ये खिलजी वंश का खिलजी वंश का शासक था, पहला ही शासक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर आपका टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश हो गया, खिलजी हो गया, इसके अलावा तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, उनमें से पहला जो राजवंश था आपका गुलाम वंश था। ठीक है, इसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 1206 से 1290 तक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश का शासक बना था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 में अंतिम मामलुक शासक मुइजुद्दीन केकावात को उखाड़ फेंकने के साथ ये राजवंश है जो कि समाप्त हो गया था। इस राजवंश के बाद दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश आपका खिलजी वंश था, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया है, 4 कथन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और एओ ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष बने थे, बिल्कुल बने थे, क्या गलत है। ठीक है, कि इसके जो पहले जो अध्यक्ष हैं आपका एओ ह्यूम नहीं बने थे, इसके जो पहले जो अध्यक्ष बने थे वो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ठीक है, एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है। मुस्लिम लीग का स्थापना आपका 1906 में ही होता है। इसने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विचार लखनऊ पैक्ट में प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल सही है। किसानों के मुद्दों का समाधान करने के लिए लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अगला है कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पंजाबी भारतीयों के द्वारा गदर पार्टी को एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के रूप में स्थापित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। ठीक है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, यानी कि 2, 3, 4 आपका जो कथन है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी नहीं, इस पहले अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये में आपका संस्थापक था। बाकी मुस्लिम लीग के विषय में है कि 1906 में इसका स्थापना हुआ था। आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। पहले अध्यक्ष आपके आगा खान थे। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था। ठीक है, 19 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में संघीय योजना की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा के विषय में है कि ये किसानों का एक संगठन था जिसका स्थापना 11 अप्रैल 1936 को किया गया था, स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके सचिव NG रंगा को चुना गया था। इसके अलावा गदर पार्टी की बात करेंगे तो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे, यानी कि जो कनाडा में बसे हुए थे। आधिकारिक स्थापना की बात करेंगे तो 15 जुलाई 1913 को संयुक्त अमेरिका के एस्टोरिया ओरेगोन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक आपके हरदयाल, संत बाबा वासाखा सिंह दादेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह, सोन सिंह भकाना आदि थे। गदर पार्टी को शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से दिया गया था। 1914 से 1917 तक गदरियों ने जर्मन और तुर्की के समर्थन से भूमिगत उपनिवेश विरोधी कार्रवाई जारी रखी, जिन्हें हिंदू जर्मन संघ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में इसके ऊपरी भाग में सांगपो के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। अगला है कि गोदावरी को अक्सर दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। अगला है कि भारत में गंगा के बाद कृष्ण की नदी बेसिन दूसरा सबसे बड़ा है, गलत है। आपका कृष्ण नदी का जो नदी बेसिन दूसरा सबसे बड़ा है, ये कथन गलत है। आपका गोदावरी नदी का ही बेसिन दूसरा सबसे बड़ा है गंगा नदी के बाद। ठीक है, तो ये आपका गलत है। अगला है कि सिंधु मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पास पठार से निकलता है, और अब सब आपको उपयुक्त में से सही कथन बताना है, तो ये भी आपका सही है। तो 1, 3 और 4, 1, 2 और 4 आपका कथन सही था। बाकी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यालुंग जांगो के नाम से जाना जाता है और चीन में इसका एक नाम है यालुंग सांगपो। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी नदी पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य में बहती है और दक्कन प्रायद्वीपीय भारत के विस्तृत पठार के पार पूर्व की ओर बहती है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से सिंधु नदी निकलता है और पश्चिम की ओर सांगपो नदी से निकलता है, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं होंगे तो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे क्यों? अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत दंड में क्षमादान देने, दंड निलंबन, दंड स्थगन या कम करने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 73 के तहत नहीं, अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, तो कथन 2 आपका सही गलत है। अगला है कि भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा का पदेन सभापति होता है, तो लोकसभा का सभापति नहीं होता है, या आपके भारत का जो राष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ना कि लोकसभा का। ठीक है, तो ये भी कथन आपका गलत हो गया। अगला है कि भारत में किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रहता है। तो सही कथन पूछा गया था, तो 4 और 1 कथन आपका सही है। बाकी दोनों गलत क्यों है आप लोगों को मालूम चल गया होगा, फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री का स्वयं लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है, परंतु उन्हें लोकसभा से बहुमत सिद्ध करना होता है और नियुक्ति के 6 महीने के भीतर ही संसद
का सदस्यता लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 है, जो कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जब भारत के राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा या सजा के मामले में कोई कार्रवाई करते हैं तो यह कार्रवाई उनकी क्षमादान शक्तियों के रूप में ले लेती है। हालांकि राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों कुछ सीमाएं हैं जिन पर आगे की चर्चा किया गया है, और भारत के संविधान में राष्ट्रपति की 5 प्रकार की क्षमा शक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। एक आपका क्षमा है, एक आपका लघुकरण है, एक आपका परिहार है, एक आपका विराम है, एक आपका परिवलंबन है। ठीक है। इसके अलावा भारत का उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में लोकसभा दिया गया था, इसका कारण गलत है। यह सदन अपने सदस्यों में एक उप सभापति का भी चुनाव करता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में उप सभापतियों का एक पैनल होता है। वरिष्ठ मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है को प्रधानमंत्री के द्वारा सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में आपका था तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति है, जो कि भारत के राष्ट्रपति अपने साक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा पद त्याग भी कर सकता है, और राज्यपाल की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई है। अगला है आपका निम्नलिखित कथन विचार करना है। आपका दिया गया है कि संविधान 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। ये बिल्कुल सही है। आपका 54वां जो संविधान संशोधन 1992 था वो आपका वार्ड समितियों के गठन से ही संबंधित था, और 73वां आपका पंचायत से था। इसके अलावा कि भारत संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व को सूचीबद्ध किया गया है, बिल्कुल किया गया है। अगला है कि भारत में शहरी स्थानीय सरकारों में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल है। आपका पूछा गया है कौन सा सही है, तो आपका तीनों कथन आपका सही है, तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। इसके अलावा संविधान का 54वां संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग 9 पेश किया था, जो नगर पालिकाओं से संबंधित मुद्दों से संबंधित था। उपरोक्त अधिनियम द्वारा पेश किए गए मुख्य प्रावधान आपका है नगर पालिकाओं का गठन है, एक इसके अलावा नगर पालिका समिति का गठन है, इसके अलावा वार्ड समिति का गठन है, सीटों का आरक्षण से संबंधित है, जिला योजना समिति से संबंधित है, महानगर योजना समिति से संबंधित है। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार आपका 82 पॉइंट है। डाटा की बात करेंगे तो 82.14% है पुरुषों का साक्षरता दर। इसके अलावा पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे देश की साक्षरता दर आपका 74.04% है। पुरुषों के लिए 82.14% है, महिलाओं के लिए 65.46% है। ठीक है। पूरे राज्यों में केरल का साक्षरता सबसे ज़्यादा है 93.31%। केरल के बाद आपका 2 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है और आपका मिजोरम है, यानी कि केरल फर्स्ट पर, लक्षद्वीप सेकंड पर और मिजोरम थर्ड पर। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, इसके बाद आपका राजस्थान का है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित कथन में विचार करना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम बुक्का राय प्रथम के द्वारा किया गया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय तुलुबु वंश के थे, ये भी आपका सही है। ठीक है। अगला है कि तालीकोटा का लड़ाई के कारण चोल समाज का पतन हो गया था, ये कथन आपका गलत है। चोल समाज का पतन नहीं, आपका विजयनगर साम्राज्य का ही पतन है, जो कि तालीकोटा की लड़ाई में हुआ था। और तालीकोटा का जो युद्ध है 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर समाज के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद आपका विजयनगर समाज का जो है विघटन है, या क्या कि ये जो शब्द लिखा गया पतन है, जो कि आपका होना शुरू हो गया था। इस लड़ाई को राक्षस तांगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राक्षस तांगरी नावा गांव के नज़दीक ही ये युद्ध है जो कि आपका लड़ा गया था। इसके अलावा विजयनगर समाज की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। कृष्णदेवराय की बात करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य में जैसे कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश शासन किया था, उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों से शासन किया था, जैसे कि संगम वंश, सुलभु वंश, तुलुबु वंश के नाम से जाना जाता है। उसी में कृष्णदेव राय थे आपके तुलुबा वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथन विचार करना है कि कथन दिया गया है कि भारत की अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, बिल्कुल सही कथन है। अगला है कि संस्कृत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की धार्मिक भाषा है और 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है, बिल्कुल है। और आपका है कि भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली कोंकणी को संविधान के 71वें संशोधन में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, और आपको बताना है कौन सा सही कथन है। तो ये तीनों कथन है जो कि आपका सही है। ठीक है। तो 1, 2, 3 तो आपका राइट आंसर होगा, लेकिन इसके बाद भी हम लोग भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के विषय में पढ़ते हैं तो इसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। वो 22 भाषा आपका है असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी
मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है, संथाली है, मैथिली है और आपका डोगरी है। इनमें से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में शामिल किया गया था। बाकी 8 भाषाओं को अलग अलग संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। जैसा कि पहला संशोधन आपका 1967 में 21वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके अलावा 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था, जिसे नमक के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। न से नेपाली, म से मणिपुर, क से कोंकणी। अगला एक वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से 2004 से प्रभावी हुआ था। इसके माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यानी कि पहला बार हुआ था तो 1 भाषा को, दूसरा बार हुआ 3 भाषा को और तीसरा बार हुआ तो 4 भाषा को। ठीक है, तो 4 3 7 1 8 हो गया। अगला है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर इंक्लूडेड, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष जो कर होता है डैश में शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका नेशनल डिस्पोजल इनकम यानी कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय इसका राइट आंसर है। शुद्ध अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी के बीच अंतर को संदर्भित करता है। अप्रत्यक्ष कर किसी देश की सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और बिक्री पर लगाए जाने वाला कर है। उदाहरण के लिए जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर किसी वस्तु एवं सेवा कर पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर के परिणाम स्वरूप बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश के द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, एक बार ही संशोधन हुआ है और वो संशोधन आपका हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के प्रस्तावना में। ठीक है, अब तक एक ही हुआ है। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, उनमें से ही एक शब्द आपका धर्मनिरपेक्ष था, जैसे कि हम लोग आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष था जो कि पंथ निरपेक्ष को अपनाया गया था। धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष को अपनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा भी और 2 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था एक, और एक आपका एक अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये 3 शब्द आपका इसी संशोधन के माध्यम से जो कि जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HDI में किसी देश की औसत विचार करना है कि औसत उपलब्धि का आंकलन 3 पहलुओं में किया जाता है, लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और गरिमापूर्ण जीवन स्तर। ठीक, बिल्कुल किया जाता है, कथन सही है। अगला है कि HDI रैंकिंग में केरल लगातार भारतीय राज्यों में शीर्ष पर है, बिल्कुल है। और 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 191 देशों में से बांग्लादेश 129, श्रीलंका 73 से पीछे 135वें स्थान पर है। ठीक है, गलत है, 135वें स्थान पर नहीं, आपका भारत है जो कि 132वां स्थान पर है। ठीक है, तो 132 इसका राइट आंसर है। अगला है कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि भगवत गीता महाभारत का भाग है, बिल्कुल है। और तथा ये कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद है, हाँ बिल्कुल है। अगला है कि शंकराचार्य हिंदू दर्शन के अद्वैतवाद वेदांत संप्रदाय से जुड़े हुए थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे, ये भी कथन सही है। अगला है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, बिल्कुल सही है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित स्तोत्रगण शामिल है, ये भी सही है। आपका नाट्यशास्त्र जिसका श्रेय ऋषि को दिया जाता है, अभिनय कलाओं पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है और हिंदू आध्यात्मिक की अभिव्यक्ति से निकटता से संबंधित है, ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि चारों कथन आपका बिल्कुल सत्य है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़कियों की मूर्ति का ऊंचाई लगभग कितना है। तो ऊंचाई की बात करेंगे तो जो ऊंचाई मिला है वो आपका 11 सेंटीमीटर का मिला है। ठीक है, एग्जैक्ट जो साइज मिला है आपका 10.8 सेंटीमीटर मिला है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। बनाया गया किस धातु से था, तो बना गया था आपका कांस्य धातु से, इसको भी याद रखिएगा। कहाँ मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है, जो लगभग कितने वर्ष पुरानी है, तो 4500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, इसके अलावा साबुन का पत्थर जिसे कि स्टेट टेट के नाम से जानते हैं कि कलाकृतियां लगभग हर उत्खनन हड़प्पा काल के स्थल पर पाई गई है और मोर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक तत्व है। टेराकोटा का इस्तेमाल मूर्ति को बनाने में किया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखना है। मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो आपको वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था जिसने अशोक को शासन हासिल करने में मदद किया था, तो राइट आंसर आपका राधा गुप्त था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अशोक जिसे अशोक भी कहा जाता है, अशोक के महान के नाम से यह जाना जाता है। मौर्य समाज का ये सम्राट था तीसरा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व के शासन किया था। कलिंग का युद्ध भी इन्होंने किया था, अशोक ने ही किया था। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि न्यायिक निर्णय सामान्य कानून में पूर्व उदाहरण से बंधे होते हैं जबकि अर्ध न्यायिक निर्णय आमतौर पर नहीं होते हैं। कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है कि न्यायिक निर्णय नए कानून बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अर्ध न्यायिक निर्णय मौजूदा कानून पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल सही है। आपका भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया में 10वां सबसे ऊंचा बांध है। अगला है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र तापी गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सत्य है।
अगला है कि उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2, 3 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तिरिबाण के विषय में देख लिए कि उत्तराखंड में है, भागीरथी की नदी के तट पर है। भागीरथी की बात करेंगे तो गंगा की सहायक नदी है, 260.5 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके अलावा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिला में है। यह संयंत्र पहले की 2 इकाइयां कनेडियन तकनीकी पर आधारित है, जबकि इसकी तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस संयंत्र में 220 मेगावाट के पहले दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर के निर्माण को 6 मई 1993 को और 220 मेगावाट को हुई दूसरी इकाई के निर्माण 1 सितंबर 1995 को अधिकृत किया गया था। इस संयंत्र की तीसरी चौथी इकाई के निर्माण का कार्य वर्ष 2011 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारत में 7 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। ठीक है, उनमें से कौन कौन सा है, 7 को एक बार हम लोग देख लें तो एक आपका नरोरा जो कि पूछा गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा रावत भाता न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में है। गुजरात में आपका काकरापाकार है। महाराष्ट्र में आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कर्नाटक में कैगा है। तमिलनाडु में भी है, कलपक्कम है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और इसको कलपक्कम है और कंडुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपका तमिलनाडु में है। तो इन 7 को याद रखिएगा, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिस्मा क्वेश्चन जो कि लास्ट है, कथन पर विचार ही करना है। ठीक है, अगला है कि HDI एक समग्र सूचकांक है जिसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर विचार किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला है कि UNDP की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के HDI मान में कोविड-19 महामारी के दौरान गिरावट देखी गई थी। बिल्कुल देखी गई थी, ये भी कथन सत्य है। अगला है कि भारत में पुरुष जनसंख्या की तुलना में महिला जनसंख्या का HDI ऐतिहासिक रूप से कम रहा है। बिल्कुल रहा है। अगला है कि असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI में जनसंख्या में प्रत्येक आयाम के वितरण में असमानता पर विचार किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो 1, 2, 3, 4 चारों कथन आपका सही है। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा जल्द आएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इसके PDF के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।